के अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार। अग्रवाल साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन पा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पुणे से बोल रहा हूँ जी। पुणे महाराष्ट्र। चलिए, बहुत अच्छी जगह है सर और बड़ी खूबसूरत जगह है और रहने के लिए तो खासतौर से जो है लोगों का पसंदीदा जो जगह में से एक है पुणे। क्या करते हैं सर और क्या प्रश्न है आपका? हाँ, मैं एनएमडीसी 200 लिया हूँ 109 रुपए पे। 109 रुपये पे। और क्या नज़रिया है आपका, हाँ कितने जी। समय तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? एक साल तक होल्ड कर सकते हैं। 1 साल तक होल्ड कर सकते और हैं अभी जी। और परचेस करना है क्या इसको? अच्छा, और भी खरीदारी करना चाह रहे हैं तो अभी तो आप ब्रेक इवन पे ही हाँ हैं जी। और 1 साल का नज़रिया आप पता कह रहे हैं आपका है और उसी के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज भी हम देख रहे हैं 1.5% की तेज़ी है। मैम, 1 साल का नज़रिया है इनका, अभी 109 की इनकी खरीद है, 109.45 ये हम भाव देख रहे हैं। अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो 2-2.5% के आसपास की मजबूती रही है, लेकिन अगर हम 6 महीनों पे देखें तो करीब 11.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो अब यहाँ से क्या इनको 1 साल में अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है? इन्होंने इनका नज़रिया 1 साल का और शेयर खरीदना चाह रहे हैं, क्या करंट लेवल पे खरीद सकते हैं? नमस्कार अग्रवाल जी। एक तो सबसे पहली बात ये बहुत बढ़िया बात की है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। सो उस माध्यम से अभी जो आपका भाव है वो भी बुरा नहीं है। यहाँ पे भी आप और खरीदारी कर सकते हैं और इसमें 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अराउंड 132 तक का लेवल टेस्ट करने की चांसेस है। तो ये इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं और इसमें अगर स्टॉप लॉस अगर रखना है सो मेरे हिसाब से ये अभी 99 के नीचे नहीं जाना चाहिए अगर ये तेजी बनी रहनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको जो है आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ ललित लोहानी जी हैं और वो कह रहे हैं कि HDFC लिमिटेड का क्या फ्यूचर है और अभी हमें उसे होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? ललित जी, पहले तो आपको बता दें कि हमारी हमेशा ये निवेदन रहता है कि आप लोग जो भी प्रश्न पूछें कम से कम शेयर का भाव आप बता दें, आप कितने नुकसान में हैं, कितने फ़ायदे में हैं, ताकि मतलब जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनको भी सही सलाह देने में आसानी होगी। तो चलिए फिलहाल आपका प्रश्न हम डिस्कस कर लेते हैं। HDFC लिमिटेड मैम, अभी अगर हम देखें तो 1600 के आसपास चलता हुआ आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जब से मर्जर की खबर आई उसके बाद से शेयर में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। पिछले 6 महीने में करीब अंडर परफॉर्म किया है, 2.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। जनवरी से अब तक की बात करें तो 2.25% के आसपास का ही नेगेटिव रिटर्न रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसमें और अभी इन्हें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? विपुल जी, HDFC लिमिटेड बता रहे हैं या बिल्कुल HDFC बैंक? नहीं, HDFC लिमिटेड पे इनका प्रश्न है। माफ़ कीजिएगा, इनका सवाल HDFC लिमिटेड पे है, लेकिन मैं HDFC बैंक के ही चार्ट देख रहा था। आप HDFC लिमिटेड पे टिप्पणी कीजिए जी। आप जैसे सही बताया कि ये मर्जर के बाद में काफी इसमें नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं, पूरा बैंकिंग सेक्टर चला है, पूरा NBFC चला है, बट HDFC ट्विंस अभी तक दबाव में ही रहे हैं, चला नहीं है। बट ये एक पॉजिटिव तरीके से देखे तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये एक रेंज में जितना टाइम ज्यादा बिताया है उतना ही जब ब्रेकआउट आएगा सो तेजी बड़ी मजबूत तेजी होगी इसमें। इसमें तो लॉन्ग पोजीशन बना ही रखनी चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है इसको। और 2605 के नीचे ये स्टॉक अब यहाँ से नीचे और जाना नहीं चाहिए, तो इसमें तेजी बनाए रखे। आपका टाइम फ्रेम है वो कम से कम 1-1.5 साल का और रखिएगा। तो थोड़ा लंबी अवधि का नज़रिया रखिए सर, तो आप 1-1.5 साल के लिए होल्ड करेंगे तो भविष्य में जो है आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। अली, इस बीच जो है अच्छा, ललित लोहानी जी ने टिप्पणी भी कर दी, कार्यक्रम देख रहे हैं। इन्होंने 2110 पे लिया है, तो अभी 400-500 रुपये पर शेयर का इनको जो है माफ़ कीजिएगा 2110 पे लिया, तो प्रॉफिट में ही है अभी तो। HDFC लिमिटेड के पे इन्होंने खरीदारी की है, 2110 की खरीद है मैम। अभी भी माहौल तेजी का ही है, ये स्टॉक और ऊपर जाने की उम्मीद तो है। आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए हल्का सा प्रॉफिट बुक करना है तो मेरे हिसाब से आपको अराउंड 20% की जो पोजीशन है वो 20% पोजीशन आप बुक कर सकते हैं, ताकि आपका प्रॉफिट भी बुक होता रहेगा बीच बीच में। तो बट मेरे हिसाब से ज्यादातर पोजीशन आप लॉन्ग साइड पे होल्ड कीजिए। अभी होल्ड कीजिए सर, अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो फिर आप अब तब आप चाहें तो निकल सकते हैं, लेकिन अभी होल्ड कीजिए। अवनी जी का मानना है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अगर आप 1-1.5 साल रुकते हैं तो अच्छे रिटर्न आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, इस बीच रत्नेश पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं।
रजनीश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं रजनीश जी? बढ़िया है सर। कहाँ से बोल रहे हैं? फर्रुखाबाद से सर। फर्रुखाबाद से। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर आप दो प्रश्न हैं। एक तो ये रिलायंस पावर में क्या खरीदारी करना चाहिए आज के भाव में? अच्छा, और रिलायंस पावर और- क्यों क्यों आपने सोचा खरीदारी करने के लिए? क्योंकि यहाँ पे तेजी आ गई बीच में अच्छी खासी, इसलिए? जी 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 जी। चलिए, और दूसरा क्या है? और ये दूसरा है सर इलेक्ट्रॉनिक भारत। इलेक्ट्रॉनिक भारत। इलेक्ट्रॉनिक। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत BEL। इलेक्ट्रॉनिक। BEL। ये चलिए, सर ये सर हमने सर 112 के भाव पे खरीदा था। 112 के भाव तो पे। अभी सर क्या करना चाहिए? रखना चाहिए या हटाना चाहिए? और ये ट्रेडिंग के लिए लिया था, इन्वेस्टमेंट है, कितने समय के लिए होल्ड कर सकते हैं इसमें? सर होल्ड तो हम कर सकते हैं 1 साल तक। अच्छा, भारत इलेक्ट्रॉनिक कल शायद जो है 110 पे लिया था, 110 112 पे ना आपने? 112 पे सर। 112 पे। और कल यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट थे उनकी तरफ से भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी गई थी BEL में। और अभी हम देख रहे हैं 121 के आसपास चल रहा है, तो 10 रुपये पर शेयर का इनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है मैम। अब इन्हें किन लेवल्स पे आपको लगता है कि एग्जिट करना चाहिए? कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्या? एक तो ये है, और दूसरा प्रश्न इनका है रिलायंस पावर के ऊपर। रिलायंस पावर जो है काफ़ी दिनों बाद चला है और 38-39% का रिटर्न एक महीने के अंदर आते हुए दिखाई दिया है। अब इस तरह के शेयरों में क्या खरीदारी करनी चाहिए या अवॉइड ही करना चाहिए? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर कई बार ट्रैप भी हो जाते हैं इस तरह की रैली के अंदर। आप क्या सजेस्ट करेंगे इन दोनों कंपनियों के ऊपर, आपकी राय क्या है? तो बिल्कुल जी, पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो अभी काफी मोमेंटम में है उसके बारे में बात करेंगे। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में जो तेजी है वो काफी लंबी हो सकती है, ये एक मल्टी बैगर हो सकता है। तो इसमें आप तेजी बनाए रखें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाइए। अब इसको किस तरह से ट्रेल करेंगे कि आपका जो प्रीवियस डे का लो है उस लो को अगर ब्रेक करता है, उसके नीचे बंद देता है, तो आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये चीज हुई तो यहाँ से फिर अगले 3-4% का दबाव देखने में आ सकता है। सो अभी जो रेट्स चल रहे हैं वहां से तेजी बनाए रखे, इसका प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे है और ये काफी ऊपर तक जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये मल्टी बैगर है, इसको निकालना नहीं है, ट्रेडिंग करते रह सकते हैं इसमें कि प्रीवियस डे इसके एक दिन पहले का लो अगर ब्रेक करता है और उसके नीचे बंद देता है तो आप करीबन 25% की पोजीशन बुक करके उसको नीचे फिर से खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें पोजीशन रखना जरूरी है। दूसरा जो स्टॉक है आर पावर जी, रिलायंस पावर। आर पावर का, यस, रिलायंस पावर में तो ऐसा है कि चला है, अच्छी बात है। पूरी स्मॉल कैप, लार्ज और मिड कैप्स में करीबन 1.5-2 साल के बाद में तेजी आई है। तो इस दरमियान ये भी चल गया है स्टॉक, बट अगर आपने खरीदी की है तो इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करने जैसा स्टॉक नहीं लग रहा है। तो अभी ये खरीदारी करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि आज मैं खरीद लूं क्या? मेरे हिसाब से इसमें अभी रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। बिल्कुल। सो यहाँ पे अभी गिरने के लिए काफी जगह है और चलने के लिए ये अभी 16 पे चल रहा है, ऊपर 18 के आसपास ये अटक जाएगा। यहाँ से ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर गिरावट अगर आ गई सो ये फिर 11 से 12 के रेंज में आ सकता है स्टॉक। सर, तो आपके लिए पाल साहब दूर रहिए रिलायंस पावर से, क्योंकि इसकी पावर कब ख़त्म हो जाए पता नहीं रहता है और अच्छों को इसने बहुत रुलाया है। और मुझे याद है जब रिलायंस पावर का IPO आया था और उसके बाद से बाजार की दिशा दशा सब कुछ पलट गई थी और उसी के बाद से मंदी की भी बातें होने लगी थी। तो दूर रहिए आप, वो ज़्यादा बेहतर है। आनंद लीजिए इस तरह की तेज़ी का, लेकिन खुद जो है इसमें मत उतरिए। चलिए, इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। यूट्यूब के माध्यम से ये प्रश्न हमें भेजा गया है और ये प्रश्न हमें भेजा गया है आदिल शाह जी की तरफ से। और आदिल शाह जी कह रहे हैं कि मेरे पास प्रेस्टीज स्टेट्स के शेयर मैंने ले रखे हैं और ये इन्होंने लिए हैं 530 रुपये पर। अभी मुझे मुनाफा बुक करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? मेरा नज़रिया ट्रेडिंग का। ये इसी तरह से प्रश्न जो है वो पूरी डिटेल में अगर आप भेजेंगे तो ये अच्छा रहता है कि इन्होंने ये भी बता दिया कि इनका ट्रेडिंग का नज़रिया है, बहुत लंबी अवधि के लिए ये यहाँ पर नहीं रुकना चाह रहे हैं। अब प्रेस्टीज स्टेट मैम, रियल एस्टेट में अच्छी खासी रैली भी हमने देखा, हाल फिलहाल में देखने को मिली है और तमाम सारे ट्रिगर्स थे फंडामेंटली पॉजिटिव जो ट्रिगर आ रहे हैं, ख़ासतौर से
जो लग्जरी जो घर हैं उनमें हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी बिक्री देखने को मिल रही है, चाहे DLF हो, प्रेस्टीज हो, और एक महीने में करीब 13% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिया है। चार्ट पे शेयर कैसा लग रहा है? 6 महीने में 21% का रिटर्न, इनका ट्रेडिंग का व्यू है, कहाँ पर इनको प्रॉफिट अपना बुक करना चाहिए मैम? अभी तो प्रेस्टीज स्टॉक ने 555 पे फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। इसका टारगेट बनता है कम से कम 650, सो 650 तक होल्ड कीजिए। इसका जो स्टॉप लॉस है आप ट्रेल कर सकते हैं 560 पे। अगर 560 तोड़ता है तो आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तब तक आप तेजी के लिए ये पोजीशन होल्ड कीजिए। 650 का टारगेट रहेगा इसमें। 650 का टारगेट निकल के आ रहा है। आदिल साहब, तो इतनी जल्दी परेशान मत होइए, अभी आपको 40-45 रुपये पर शेयर का मुनाफा हो रहा है और अभी 100-150 रुपये का भी मुनाफा हो सकता है, तो बने रहिए। हाँ, एक स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल करते रहिए ताकि आपको लॉस ना हो और मुनाफा आपका बढ़ा हुआ रहे। चलिए, इस बीच अगले दर्शक से बातचीत करते हैं और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है वंदना सिंह जी की तरफ से। और वंदना जी का प्रश्न जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। वंदना जी कह रही हैं कि शैल बाई अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर नहीं? शैल बाई के ऊपर इनका प्रश्न है मैम कि ये शायद खरीदना चाह रही हैं, अभी तक इन्होंने शायद खरीदारी की नहीं है वंदना जी ने। ये जानना चाह रही हैं क्या इनमें अभी जो है खरीदारी की जा सकती है या नहीं। अभी अगर हम देखें 144-145 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या सलाह देंगी, क्या कर यहाँ पे खरीदारी करें या अवॉइड करना चाहिए? इसमें अभी भी मोमेंटम पिकअप आया नहीं है, वॉल्यूम्स भी काफी कम है। सो मेरे हिसाब से इसमें एक बार ब्रेकआउट आ जाए, जो ब्रेकआउट का लेवल बन रहा है वो 156 है। 156 के ऊपर निकले तो ही ये स्टॉक बाय करना चाहिए। अगर ये 156 क्रॉस कर पाता है तो ऊपर का टारगेट बन जाता है 197। बट इस लेवल पे मेरे हिसाब से शायद नीचे भी ज्यादा ना आए, लेकिन ये काफी समय तक यहीं पे बिता सकता है। इसी भाव के, इसी रेंज के अंदर ये समय बिता सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं होती। ठीक, अभी इसको अवॉइड करना चाहिए, नई खरीदारी इसमें अभी नहीं करिए वंदना जी, आपके लिए सलाह है। और आप भी वंदना जी की तरह किसी शेयर पे आपको कोई कन्फ्यूजन है और आप जानना चाह रहे हैं कि वहाँ पर क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, क्या टारगेट होने चाहिए, तो तकनीकी चार्ट पे पढ़ने के लिए अवनी जी हमारे साथ मौजूद हैं लगातार। आप अगर उनसे कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, 9311121874 पर आप हमें व्हाट्सअप करें। और हाँ, सवाल जो भी आप भेजें वो थोड़े डिटेल में होंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसे कितने कौन से शेयर ले रखे हैं, किस भाव पर ले रखे हैं, आपका नज़रिया ट्रेडिंग का है, शॉर्ट टर्म है, या फिर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है। जितनी डिटेल में आप हमें प्रश्न भेजेंगे उतनी डिटेल में अवनी जी आपको विस्तार से आपको उत्तर देंगी। तो विस्तारपूर्वक अपने प्रश्न आप हमें लगातार भेजते रहिए। चलिए, अब जो है विष्णु जी का प्रश्न ले लेते हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि इन्होंने जानना चाह रहे हैं कि IRCTC जो है वो लंबी अवधि में कैसा परफॉर्म करेगा। IRCTC के लिए क्या लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। रेलवे शेयरों में मैम हमने देखा एक तेजी देखने को मिली, अभी भी बहुत सारे लोग जो है IRCTC पे बुलिश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम बाकी रेलवे स्टॉक्स की बात करें उसके मुकाबले थोड़ा कम चला है ये शेयर। पिछले एक महीने में हम देख रहे हैं 2% के आसपास की का रिटर्न रहा। 6 महीने की बात करें 10-11% का नेगेटिव रिटर्न रहा, जबकि इसी के समानांतर हम देख रहे हैं RVNL हो, टेक्समैको हो, यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न, बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। IRCTC पे चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, अभी लॉन्ग टर्म में जानना चाह रहे हैं क्या लेवल देखने को मिलेंगे? मेरे हिसाब से IRCTC जो स्टॉक है काफी वोलेटाइल स्टॉक है। जैसे आपने बताया कि ये जब चलता है तो 10-15% ऊपर चल जाता है, उसी तरह से नीचे भी 10-15% 1-2 दिन के अंदर आ भी सकता है। तो ये काफी वोलेटाइल स्टॉक है। इसे ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखें कि अगर जब थोड़ा सा तेजी का माहौल बनता है इसमें एंटर करिए। 3-4% प्रॉफिट होता है, आप बुक कर लीजिए। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से अभी तक ऐसा माहौल बना नहीं है कि इसको अभी 1.5-2 साल का व्यू ले सके इसमें। तो इसमें ट्रेडिंग करनी है। करंट लेवल जो है यहाँ से अभी ऊपर 690 तक ये स्टॉक जा सकता है और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 612। 612 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा करके आप ट्रेडिंग व्यू अपना सकते हैं। लेकिन इस बीच तमाम सारा की टिप्पणी आ रही है। नंदलाल महिया जी आपको धन्यवाद कह रहे हैं मैम, आपने उनके प्रश्न का उत्तर दिया है, और वंदना जी भी आपको धन्यवाद कह रही हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में लगातार बने रहने के लिए और अपने प्रश्न पूछने के लिए। और अगले प्रश्न पर जाएं उससे पहले बहुत सारे शेयर ऐसे रहते हैं जहां पर खबरें होती हैं और उन खबरों पर का शेयरों पर असर भी देखने को मिलता है। तो कुछ एक कंपनियों पर आज जो है जो खबरों में है उन पर चर्चा कर लेते हैं और उनके टेक्निकल लेवल्स अवनी जी से समझ लेंगे कि वहाँ पर अभी कोई भविष्य में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर नहीं बन रही है, कोई निवेश का मौका है या नहीं है। तो मैम एक एक करके जरा स्क्रीन पर जरा खबर लेकर के आइए और उसके बाद से चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैम आज जो खबर आई वो आई पीवी फिनटेक को लेकर के, और कहना ये है पीवी फिनटेक का कि वो 4 साल के अंदर अब कंपनी को मुनाफे में लाने का विचार है और कंपनी के लॉसेस को पूरी तरीके से समाप्त करने का विचार है। और ये कैसे होगा, ये इसके लिए कंपनी कह रही है कि वो लगातार जो अपने रेवेन्यू ग्रोथ है उस पर फोकस कर रही है। और अभी हमने जो नतीजे देखे उसमें भी हमने देखा कि रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, जिससे कि FY23 में कंपनी का जो घाटा है वो 833 करोड़ रुपए से पिछले साल के मुकाबले घट करके 488 करोड़ रुपए हो गया। तो इस खबर के चलते आज हम सुबह देख रहे थे कि अच्छी खासी मोमेंटम इस शेयर के अंदर देखने को मिल रहा था। पीवी फिनटेक के अंदर करीब 5% के आसपास की तेज़ी उस समय देखने को मिल रही थी। अभी भी अगर हम देखें तो करीब 4% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रही हैं मैम, चार्ट्स पे क्या कुछ दिखाई दे रहा है और ये मोमेंटम क्या अभी कंटिन्यू होगा, कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर? ये स्टॉक हमने सुबह आइडेंटिफाई किया था, इसमें ऑलरेडी 4% का मुनाफा हो रहा है। हमारा जो टारगेट था इसमें 12% का था, तो ये अभी यहाँ से और 8% की अपसाइड है, इसीलिए इसको बनाए रखे पोजीशन। और बट अब जो स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ ये करंट लेवल से अराउंड 6% का हो जाएगा। चलिए इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं और अगली शेयर को जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और यहाँ पर भी क्या खबर है उसको पहले जानते हैं। यहाँ पर खबर आई है साइंट के ऊपर। साइंट को मैम लगातार अच्छी तेज़ी बनी हुई है और सोमवार को ये शेयर एक्स डिविडेंड हुआ है और आज अच्छी खासी रैली यहाँ पर साइंट के अंदर देखने को मिल रही है। नतीजों के बाद से ही इस शेयर में हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बना हुआ है और 16 रुपये डिविडेंड का ऐलान किया गया था जो कि एक्स डिविडेंड हुआ है शेयर। और अगर हम देखें पिछले एक महीने में तो करीब 15% से ज़्यादा की रैली इस शेयर के अंदर देखने को मिली है और पिछले 6 महीने की बात करें तो 80% का रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। ये चार्ट्स पे हम देख रहे हैं किस तरह से एक मोमेंटम लगातार बना हुआ है। ये अभी मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ और दिखाई देगा। यहाँ पे अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बची हुई है या आपको लगता है ये प्रॉफिट बुक करने का समय है? मेरे पास अगर कोई स्टॉक होता और ये ऑलमोस्ट 100% चल जाता तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही लेते। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेना चाहिए। अब इसमें जो फ्रेश एंट्री है या तो 1500 के ऊपर अगर बन देता है तो बीच के जो ये 40-45 रुपीज है वो हम छोड़ सकते हैं। अभी जो ऑलरेडी खरीदी की हुई है उसमें प्रॉफिट बुक करें, 1500 के ऊपर निकले तो वापस फ्रेश खरीदी करें, क्योंकि यहाँ से अगर 1500 के ऊपर निकलता है तो अगले 8 से 10% का मूव हम देख सकते हैं। करंट लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा। री एंट्री नीचे के साइड पे अराउंड 1385 के लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपके पास है साइन तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, री एंट्री कर सकते हैं। जो लेवल अवनी जी ने बताए हैं उसको आप ध्यान में रखिए। चलिए अब अगले जो है खबर पर चलते हैं और ये खबर आई है तानला को लेकर के, तानला सोल्यूशन को लेकर के खबर है। आइए जरा स्क्रीन पर देखते हैं और यहाँ पर खबर ये है कि कंपनी ने वैल्यू फर्स्ट इंडिया का एक्विजिशन किया है और कंपनी का ये मानना है कि ये एक्विजिशन जो किया गया वो 346 करोड़ में किया गया है और कंपनी का ये मानना है कि इस एक्विजिशन से ये जो है कंपनी अपना मार्केट शेयर और अपनी आय दोनों को बढ़ाने में कामयाब होगी और ये कंपनी के द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है और इससे कंपनी को काफ़ी उम्मीदें हैं कि कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगी और साथ ही साथ कंपनी को रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो तानला में आज अच्छी तेज़ी सुबह से ही हम देख रहे हैं कि शानदार तेज़ी बनी हुई है। करीब 7% के आसपास की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी और अभी अगर हम देखें 8.5% ऊपर, तो एक दिन के अंदर 70 रुपये की तेज़ी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। शानदार मूव देखने को मिला है। एक महीने के अंदर शेयर ने 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो करीब 18-19%। तो पिछले एक महीने के अंदर शानदार एक मूव देखने को मिला। मैम यहाँ पर कैसे देख रही हैं आप चार्ट्स को, क्या करना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये जो स्टॉक है इसका ब्रेकआउट लेवल भी 891 का था जो आज हो चुका है। अगर आज ये बंद भी लास्ट में अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है और बंद भी अगर 891 के ऊपर ही रहता है तो यहाँ पे बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। इसका कम से कम भाव 1200 होना चाहिए। 1200 तक की तेजी हम देखने दिखाई पड़ रही है।
सो बट इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो कम से कम 3 से 4 महीने रहेगा। जी, चलिए अब अगले शेयर पर नजर डालते हैं जहां पर खबरें हैं और खबरों के चलते दबाव देखने को मिल रहा है। बात हम कर रहे हैं जी एंटरटेनमेंट की, और यहां पर सेबी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि कंपनी के सीईओ पद से जो है सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका जो कि सीईओ हैं एसल ग्रुप के, उनको कहा गया है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और वो किसी भी मैनेजरियल पद पर नहीं रह सकते हैं जी एंटरटेनमेंट के अंदर। तो ये खबर सुबह आई और उसके बाद हम देख रहे थे कि उसके बाद से ही दबाव जो है जी एंटरटेनमेंट पर देखने को मिला। करीब 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है जी एंटरटेनमेंट में। मैम, जी एंटरटेनमेंट को लेकर के अभी क्या करना चाहिए? अभी भी हम देख रहे हैं कि 1.25% के आसपास की गिरावट बनी हुई है। दूर रहना चाहिए जब निगेटिव खबरें आ रही हों, या फिर अभी चार्ट को देख करके कुछ और आपको दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल जी, इसमें ऐसा है कि खबरें दो तरह की होती है। एक जो कंपनी के ऊपर होती है और दूसरी जो होती है वो कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर है। सो इसमें कंपनी में कोई खराबी है नहीं। हाँ, थोड़ा मैनेजमेंट को लेकर जो न्यूज आई है उसके वजह से दबाव, थोड़ा सा सेलिंग देखने मिला है। बट यहाँ पे अराउंड 185 के लेवल पे इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। होल्डिंग पीरियड थोड़ा लंबा रहेगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए भी ये कम से कम 230 के तरफ मूव होना चाहिए। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 177 के स्टॉप लॉस से हम इसको होल्ड कर सकते हैं। बाइंग लेवल 185 रहेगा। जी, चलिए इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास, और जो प्रश्न हमें भेजा गया है कैलाश चंद्र अग्रवाल जी की तरफ से प्रश्न भेजा गया है। और कैलाश जी कह रहे हैं कि आईआरबी इंफ्रा इन्होंने खरीदे हुए हैं और ये पिछले हफ्ते इन्होंने खरीदा है 28 रुपये 50 पैसे पे, और इनका नज़रिया है 3 महीने का। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है। आईआरबी इंफ्रा पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 3 महीने का इनका नज़रिया है। अभी हम देख रहे हैं कि 27 रुपये के आसपास चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान में अभी ये नहीं है। इनकी खरीद का भाव है 28 रुपये 50 पैसे, तो 1 रुपये नीचे है इनकी खरीद के भाव से। अभी अगर देखें आज तो करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने आखिर में इसमें ख़रीदारी की क्यों, क्योंकि या तो कभी बार ये भी होता है, लोगों को लगता है कि सस्ता शेयर मिल रहा है। 1 महीने के अंदर जब हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप सब में अच्छी रैली आ रही है, उसमें इसने 3-3.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने की बात करें 11.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मैम, क्या करना चाहिए? अभी 1 रुपये के नुकसान पे हैं, निकल जाएं, या फिर आपको लगता है कि नहीं काफ़ी गिरावट आ चुकी है, अब यहाँ पे अभी बने रहना चाहिए? मेरे हिसाब से ये स्टॉक अपने काफी रेजिस्टेंस पे ही लिया हुआ है। यहाँ से फिलहाल नुकसान कम हो रहा है। एक बार निकल जाए आपको ये नीचे के भाव में आसानी से मिल सकता है। ये तकरीबन 24 रुपये 50 पैसे तक नीचे आ सकता है स्टॉक। और अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो 29 के ऊपर अगर निकलता है तो ही ये फिर से खरीदे, वो उसका ब्रेकआउट लेवल है। चलिए, तो अब वक्त हो गया है हमारी खास सेगमेंट का, जिसमें हमारे सहयोगी शौर्य हमारे साथ जुड़ते हैं और चुन करके तमाम अपनी रिसर्च लेकर के आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। और उसके बाद से जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो उनकी भी हम फाइनल अथॉरिटी पे उनकी मोहर लगवाते हैं। तो शौर्य, क्या कुछ खबरें आज दिखाई दे रही हैं, और ख़ासतौर से हम देख रहे हैं कि पेंट शेयरों के अंदर ये जो तेज़ी आज बनी हुई है, क्या कुछ की ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बाद में फिर अवनी जी से पूछेंगे कि चार्ट्स पे उन्हें कौन से पेंट शेयर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप बताइए क्या कुछ ट्रिगर है यहाँ पर? जी, अगर आज ट्रिगर की बात करें, मेन ट्रिगर तो है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस में गिरावट। अब क्योंकि जो क्रूड ऑयल प्राइस है वो पेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, उसमें गिरावट का मतलब है इनके मार्जिन पे इंप्रूवमेंट आएगा, जिस वजह से हमने देखना है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट आई है और उसके साथ साथ हमें फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फ़ायदा होने में हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो पेंट इंडस्ट्री है उन्होंने कितना क्रूड और रॉ मटेरियल ऑलरेडी अपने पास रख रखा है और कितना आगे लेना है। अगर जिन कंपनी के पास ऑलरेडी ज़्यादा अच्छा रॉ मटेरियल भरा है तो वो एकदम इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। जिनके पास कम रॉ मटेरियल है उन्हें सस्ते दाम में क्रूड अभी मिल सकता है, उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात अभी यहाँ पे ये है कि जो डिमांड आउटलुक है पेंट इंडस्ट्री को लेकर वो भी अच्छा खासा बना हुआ है। अगर आप हमने बात करी थी कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इंप्रूव हो रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर इंप्रूव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर घर बनेंगे, होटल्स बनेंगे तो पेंट की डिमांड में बढ़ेगी। और ना सिर्फ ये, सरकार भी हर जगह अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे तो वहाँ भी पेंट्स का यूज़
यूज़ होता है। उसके अलावा जो अगर हम फैक्ट्रीज़ की बात करें, फैक्ट्रियाँ बनेंगी वहाँ तो पेंट यूज़ हो गए, लेकिन उसी के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ रहा है, ताकि पेंट जो है आप मशीनों में लगाते हो, वहाँ से भी अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ आएगी तो इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो भारत में जो PMI के आंकड़े होते हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गॉज करते हैं, वो काफ़ी समय से एक्सपेंशन जोन में बने हुए हैं, यानी वहाँ से भी अच्छी उम्मीद है। इनफैक्ट जो ऑटो इंडस्ट्री की भी अच्छी ग्रोथ मानी जा रही है, जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कुछ पेंट कंपनियों के लिए, वहाँ पे इंप्रूवमेंट भी कंपनियों को फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक कंपनियों की बात करें तो एक चीज़ है, जैसे स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं जिन्हें दिग्गज माना जाता है, बर्जर पेंट्स हो गए, एशिया पेंट्स हो गए, उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ उनका PE रेशियो बहुत ज़्यादा है। बर्जर पेंट्स का PE रेशियो है 75.23 और एशियन पेंट्स का PE रेशियो है 75.88। बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इन हाई वैल्यूएशन रेशियो की वजह से ब्रोकरेजेस के टारगेट्स है तो मीट हो चुके हैं, या फिर कुछ ने तो सेल के टारगेट्स दिए हैं। तो इन शेयरों से अगर अभी अवॉइड करें तो ज़्यादा फायदा रह सकता है। एक स्टॉक जो फायदे का दिख रहा है, जिसमें थोड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा है, वो है नेरोलैक पेंट्स। नेरोलैक पेंट्स के जो मेन ट्रिगर है वो है प्रोडक्ट्स को प्रीमियमाइज कर रहे हैं। दूसरा, ऑटो इंडस्ट्री इन सेगमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑटो इंडस्ट्री में ग्रोथ का मतलब है नेरोलैक पेंट में बढ़ावत, और इसके जो PE रेशियो वो कंपैरेटिवली लो है, वो 50 के अराउंड है। इस वजह से ब्रोकरेज के टारगेट्स के हिसाब से भी वहां थोड़ा अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। अब जरा आप पूछते हैं अवनी जी से कि क्या कुछ उनका कहना है, लेकिन उससे पहले शौर्य, यहाँ पे कुछ आपने कुछ टारगेट के रिपोर्ट्स भी कुछ देखे हैं, कहीं कुछ खरीदारी के मौके खाली किसमें हैं यहाँ पर कुछ? जी, यहाँ पे खरीदारी के मौके अगर देखें तो वो नेरोलैक पेंट्स में नजर आ रहे हैं। वहां पे जो अभी करंट प्राइस है उससे ब्रोकरेजेस के टारगेट्स में थोड़ा डिफरेंस है, तो टारगेट पोटेंशियल है। एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में तो कुछ जगह बिल्कुल ही क्लोज है, टारगेट्स मीट हो चुके हैं, कई जगह थोड़े सेल की रिकमेंडेशन भी है। तो नेरोलैक पेंट ऐसा है जहां पे थोड़े अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। ठीक, मैम से पूछते हैं यहाँ पर। अवनी जी, आपको चार्ट्स पे क्या कुछ दिखाई दे रहा है? ये जो तमाम कंपनियां हैं, बर्जन पेंट्स है, एशियन पेंट्स है, नेरोलैक है, इन सब में जो है आज तो मोमेंटम सभी सारे पेंट शेयरों में देखने को मिल रहा है। कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है? तो एक एक करके स्टॉक लेते हैं। जैसे एशियन पेंट्स है, हमारा भी टारगेट आ गया है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। यहाँ ज्यादा से ज्यादा तेजी जो है 3255 से 3260 के एरिया में आ सकता है। तो अब जो ऊपरी जितना जो पॉसिबिलिटी है वो मेरे हिसाब से 15 से 20 रुपए और है। सो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट बर्जर पेंट है। बर्जर पेंट में थोड़ा सा और अपसाइड दिख रहा है, इसमें अराउंड 690 के लेवल पे इसको प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और नेरोलैक जो कांसा नेरोलैक है जी, इसका ब्रेकआउट लेवल ही 440 है। सो ये बिल्कुल वहीं पे ट्रेड कर रहा है, 440 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये अगर 440 के ऊपर बंद देता है तो काफी अच्छी तेजी देख सकते हैं इसमें। अगर ये 440 के ऊपर बंद दे देता है तो अपसाइड अराउंड 506 तक है, एंड इसका जो डाउन साइड है वो काफी लिमिटेड है। 424 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकते हैं। तो कंसाई नेरोलैक पे नज़र बना करके चलिए। यहाँ पर जो हमारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स थी और जो अवनी जी हैं उनका भी ये मानना है कि कंसाई नेरोलैक पे जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगर 440 पे क्लोजिंग बेसिस पे 440 के ऊपर बंद होता है तो फिर यहाँ पर अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। 506 508 के जो लक्ष्य अभी अवनी जी की तरफ से बताए गए हैं, तो उस हिसाब से आप रणनीति अपनी बना सकते हैं। शौर्य, शुक्रिया, धन्यवाद आपका, ये हर रोज़ एक नई रिसर्च लेकर के आने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर में पेंट शेयरों में और OMCs में आज तेज़ी क्यों है। और ख़ासतौर से जो कच्चे तेल की कीमतें, जैसा आपने बताया कि $73 के जो नीचे फिसली हैं, उसका एक बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है इन दोनों ही सेक्टर के अंदर, पेंट्स में और OMCs में। और पेंट्स की कहानी आपने पूरी अच्छे तरीके से समझाई दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब चलते हैं सीधे अब अवनी जी से पूछते हैं कि आज के उनके जो 6 पसंदीदा शेयर हैं वो कौन से हैं और ये मुनाफे का छक्का लगा पाएंगे या नहीं। अवनी जी, ओवर टू यू, बताइए एक एक करके आज के जो आपने अपने तर्कश में तीर रखे हुए हैं कौन कौन से हैं वो। जी, सो थोड़ा एक मीडियम से लॉन्ग टर्म के को ध्यान में रखते हुए L&T एक शेयर है जो हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी इसका 2340 के आसपास का भाव है। इसमें अपसाइड जो है वो 2550 से 2600 तक का देखने मिल सकता है, और स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 2280। सो काफी फंडामेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एंड इसकी ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी चल रही है। सो ये स्टॉक में तेजी बनी रहेगी।
दूसरा जो हमारा फेवरेट काउंटर है अभी, यहाँ से काफी अच्छा मूव देखने मिल सकता है, वो है मन्नपुरम फाइनेंस। 118 से 119 के रेंज में इसको बाय करें। 136 का टारगेट रहेगा और 112 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरी एक और जो कंपनी है वो हुडको पे हमारा बहुत अच्छा ध्यान है। हुडको 59-60 के रेंज में इसमें एंट्री कर सकते हैं। 70 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस एक छोटा सा है विच इज 53.75। दूसरा एनटीपीसी पे व्यू काफी पॉजिटिव है। ये स्टॉक 198.5 से 200 के रेंज में ऊपर टारगेट आ सकता है इसमें, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 179। और अभी आज फ्रेश अगर एंट्री करनी है तो जिंदाल स्टील बहुत अच्छा लग रहा है ये जी। स्टॉक, बट काफी मूव हो चुका है। हमारी एंट्री प्राइस जो थी वो 525 से 526 के बीच में सही एंट्री प्राइस है। वहां से काफी चल चुका है। 533 का अभी भाव चल रहा है। इसका टारगेट है 581, स्टॉप लॉस रहेगा 501। ठीक है, तो ये वो कंपनियां हैं जहां पे खरीदारी की सलाह दी गई है। अब जरा एक एक करके जो है, अगर आप नोट नहीं कर पाए हो तो आपको एक और मौका देते हैं, फटाफट पेन कॉपी लेकर के लक्ष्य के साथ साथ स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें अवश्य। तो जरा स्क्रीन पर एक एक करके लेकर के आइए और इन 6 शेयरों को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एल&टी पे खरीदारी की सलाह दी गई है। यहाँ पर मौजूदा भाव से आपको बता दें कि स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। 2280 के स्टॉप लॉस लगाइए। 2550 मौजूदा स्तर से करीब 200 रुपये ऊपर का लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2280 का। इसके अलावा खरीदारी की सलाह आपको दी गई है, वो दी गई है मन्नापुरम फाइनेंस में एक कलक सेक्टर। यहाँ पर भी करीब 16 रुपये ऊपर का लक्ष्य दिया गया है और 8 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी हम देख रहे हैं यहाँ काफ़ी फेवरेबल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह है। इसके अलावा आप हुडको खरीद सकते हैं। हुडको अभी 60 रुपये के आसपास चल रहा है, और यहाँ पर आपको 6-7 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया गया है। 10 रुपये ऊपर के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ये 3 कंपनियाँ हो गई। इसके अलावा चौथी कंपनी है एनटीपीसी, जहाँ पर जो है ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह है, और 198 रुपये के लक्ष्य के साथ आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 179 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। इसके अलावा आज का 5वां शेयर है जेएसपीएल, जहाँ पर की खरीदारी की जा सकती है, और 533 ये के आसपास चल रहा है। हालांकि अवनी जी का कहना है कि थोड़ा चल चुका है शेयर, लेकिन लक्ष्य अभी भी यहाँ पर 581 रुपये के हैं, और 501 रुपये का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। और कोई शेयर हो तो स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा। तो इसलिए तमाम वो शेयर रहे जिस पे जो है उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अवनी जी, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, कार्यक्रम में आप आई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? तो ये सारे जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं उसमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। उम्मीद है आगे भी आप कार्यक्रम में आती रहेंगी और तमाम दर्शकों के मन में जो शंकाएं हैं उनका निदान आप करती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल अब हेलो मनी 9 मेरा सवाल है को यहीं समेटते हैं, लेकिन जिन दर्शकों के प्रश्न हम आज नहीं कार्यक्रम में शामिल कर पाए, कल 1 से 2 के बीच में अवश्य आपके प्रश्न हम शामिल करेंगे। हाँ, प्रश्न भेजते रहिए 9311211874 पर, और कल दोपहर में 1 बजे मिलकर के आपके साथ पूरी प्लानिंग की जाएगी कि आगे की रणनीति क्या हुई, क्या बाजार अब नया हाई बनाने की तैयारी कर चुका है, बताएंगे कल दोपहर 1 बजे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, आप मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।